Welcome back, students. Now, as in our previous video, we have talked about the chromosomal theory of inheritance. We are going to continue this topic with my next topic, that is linkage and recombination, or we can say linkage and crossing over. Both these terms, that is linkage and crossing over or recombination, were unknown at the time of Mendel. They were later on discovered. Now, when certain of the scientists they carried out the experiments as were similar to the dihybrid crosses of Mendel, the ratio that Mendel got for his dihybrid cross was 9:3:3:1. But these scientists, they got ratio which was somewhat deviated from this ratio. That is, they got some of the types which were the non-parental types and some of the types that were the parental types. So what was the reason behind that? The reason behind that was the linkage and crossing over. As we already discussed that a chromosome carries a set of genes. अभी मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पर अलील्स जो हैं सेम लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं और हर क्रोमोसोम के ऊपर अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट जो कि अलग अलग ट्रेट्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं. ठीक है. सो जब गैमीटोजेनेसिस होना होता है यानी गैमीट फॉर्मेशन होना होता है, एट दैट टाइम मियोटिक डिवीजन होता है और उस मियोटिक डिवीजन के दौरान जो है ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के जो अलील्स हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और सेग्रीगेट होकर के एक अलग अलग गैमीट्स में एंटर करते हैं. ये मैंने आपको पहले बताया. लेकिन इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है. कैसे आती है? यानी जब मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है, देन सपोजिटली ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जहाँ पर अलील्स जो हैं प्रेजेंट है एंड दीज आर द वेरियस सेट्स ऑफ जीन्स जो कि प्रेजेंट हैं. ठीक है. अब जब ये मियोटिक डिवीजन के दौरान सेग्रीगेट होने वाले होते हैं, सेग्रीगेट होने से पहले ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्रॉस ओवर बनाते हैं. लेकिन क्रॉस ओवर से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, दैट इज लिंकेज. लिंकेज एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा व्हाट टू से प्रोसेस है जिसके अंदर जो दो जीन्स होते हैं which are very close associated with one another, they enter into the same gamete. यानी दो जीन्स, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स जो प्रेजेंट हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी कम होती है, then they are closely linked to one another, एक दूसरे से closely linked होते हैं, and at the time of gamete formation they tend to enter into the same gamete. यानी ये एक तरह का पेयर ऑफ कैरेक्टर्स बना लेंगे जैसे कि यहाँ पर है. ठीक है. लेकिन अगर यही दूरी ज़्यादा हुई, सपोजिटली टी और बी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, देन देर मे बी अ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स. क्रॉस ओवर्स का चांस आएगा एंड ऑफ कोर्स जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी वेरिएट कर जाएगी. दे मे बी एंटरिंग इनटू द सेम गैमीट और देर मे बी अ प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट एंटर इनटू डिफरेंट गैमीट्स. गेटिंग माय वर्ड्स? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लिंकेज. नाउ व्हाट इज क्रॉसओवर? क्रॉसओवर की जब हम बात कर रहे हैं, सपोजिटली बी और बी इतनी दूरी पर हैं, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर तभी पॉसिबल, लिंकेज तभी पॉसिबल होता है जब जीन्स जो हैं क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं. ठीक. क्रॉसिंग ओवर का पॉसिबल होता है जब जीन्स, दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी व्हाट टू से बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. यानी इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. अब क्रॉस ओवर होने से पहले क्या होता है कि ये पहले बाइवेलेंस बनाते हैं. बाइवेलेंस बनाने के बाद में एक टेट्राड स्टेज आती है. टेट्राड स्टेज आने के बाद में ये क्या करते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो जाते हैं. ठीक है. होमोलोगस पेयर्स के जो क्रोमैटिड्स हैं, सपोजिटली दीज आर द होमोलोगस पेयर्स. होमोलोगस पेयर्स ये जो स्टेज आएगी ये बाइवेलेंट स्टेज कहलाती है. बाइवेलेंट स्टेज, ये बाइवेलेंट स्टेज जो है ये ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस इन योर 11th स्टैंडर्ड. इस बाइवेलेंट स्टेज के बाद आती है टेट्राड स्टेज. टेट्राड स्टेज का मतलब ये जो अलील्स हैं यानी ये जो अलग अलग मेंबर्स हैं होमोलोगस पेयर्स के, दे आर गोइंग टू स्प्लिट अप इनटू देयर क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से हमें एक साथ जो हैं चार
क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, 4 क्रोमैटिड्स, और इस स्टेज को हम बोलते हैं टेट्राड स्टेज। अब क्या होगा, टेट्राड स्टेज में जब ये आ जाते हैं तो इनमें से जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पार्ट्स जो हैं एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने के बाद में ये एक दूसरे से ब्रेकअप होते हैं। इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम में आ जाएगा और इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम में आ जाएगा। दैट मीन्स अ शेयरिंग ऑफ द जीन्स between the 2 non-sister chromatids has taken place. That is what is meant by crossing over or recombination, and that is the very basic cause of generation of the new types or generation of the new combination of genes rather than the parental genes. These new combination of genes, they are said to be the non-parental type, and their ratio is also significant, though they are not much in ratio as is found in the parental generation, but of course they are having quite significance as the non-parental generation. So this is what is meant by linkage and crossing over, and they play a very significant role in causing variations among the progenies between the 2 generations, as well as carrying the hereditary part from one generation to another generation. And that is a very basic reason why sometimes you don't even resemble completely to both of the parents, but you resemble to some of the nearby relative of yours. Getting my words? So this is how linkage and crossing over takes place, and this completes up the topic, that is chromosomal theory of inheritance. Got my words? Now we are going to talk about sex determination in various living organisms. When we are talking about sex determination, first we should know 2 terms, that is autosomes and sex chromosomes. ऑटोसोम्स यानी वो क्रोमोसोम्स which regulate our overall body developmental growth and pattern, which regulate our overall body growth and डेवलपमेंटल पैटर्न। यानी ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सीधे हमारे बॉडी के जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स हैं, डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स यानी वो क्रोमोसोम्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। Those chromosomes which are responsible for determining the sex of an organism, whether it is going to be a male or a female. Now how does this happen? जैसे ह्यूमन बींग्स की ही हम बात कर लें, ह्यूमन बींग में अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैं इसी में साथ में लेके आपको समझा देती हूँ। सपोजिटली ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में एज वी ऑल नो दैट अ सिंगल सेल इट इज हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 जो हैं ऑटोसोम्स हैं, 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम्स हैं। 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स। इन ऑल हम कहें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 23 जो हैं पैटर्नल है एंड 23 जो है मैटर्नल है। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी, इसी वीडियो में मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, अब अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 44 प्लस जो है 2 ऑटोसोम्स हो सकते हैं। एक केस तो ये है और एक केस ये है 44 प्लस XY, यानी इसमें 44 जो है वो तो क्या है ऑटोसोम्स है, और ये XX जो है ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो सेट है इसमें 44 जो है ऑटोसोम्स है, और ये XY जो है ये
सेक्स क्रोमोसोम है. यहाँ पर Y जो है it is somewhat smaller in size because it is lacking one of the arm and hence it is given the name Y chromosome. Clear? Now this Y chromosome, it is very much responsible for generation of the male characteristics in human beings. Getting my words? So जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो 44 ऑटोसोम्स दे आर गोइंग टू रेगुलेट द रेस्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर. सो वी आर नॉट डीलिंग अप विद दिस. लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस तरह से बनाएंगे, दैट इज अलॉन्ग विद द ऑटोसोम्स. जैसे 44 ऑटोसोम्स है उसके साथ में 44 क्या सॉरी 22 प्लस एक्स एंड हियर 22 प्लस एक्स. क्योंकि यहाँ पर XX टाइप है, दिस इज होमोजाइगस टाइप, दिस इज द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड हियर इट इज 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y, 22 प्लस Y. तो जब गैमीट फॉर्मेशन हो चुका है एंड रैंडम मीटिंग होगा, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होना होगा, तो इट विल बी XY सॉरी XX and XY. Again it will be XX and again it will be XY. So we see over here that there are 50 to 50% chances of having a male child and a female child. So here the males, they were XY, they were represented by XY, and the females, they were homogametic, that is XX. The females, they were heterogametic, that is they were XY, and the males, since they were having separate chromosomes, one regulating the gene for coding female characteristics and the gene and one of the gene for coding male characteristics. So they were said to be heterogametic. And here since females, they contained both the sex chromosomes as X chromosomes, hence they were said to be the homogametic. This situation occurs in some of the insects, mammals, etc., including the human beings, of course. Now there is another type of sex determination, that is XO and XY type. This type of sex determination is very much prominent in grasshopper, which are insects, grasshoppers. Here again XO is the male, where male contains only one of the sex chromosome, that is X chromosome, and O here represents means there is no other chromosomes for determining the sex or the trait, and XX is the female. Now when gamete formation takes place, so along with the autosomes, one of the gamete, it contains X chromosomes, and the other gamete that is formed over here along with the autosomes, it does not contain any of the sex chromosome, because O here represents no sex chromosome. Clear? And here it is again the same case, that here it is autosomes plus X chromosome and autosomes plus X chromosomes. So when mating will occur, then X type will be produced, which will be a female. Again XX type will be produced, which is again going to be a female. Here XO type will be produced, which is going to be a male, and here again XO type will be produced, which will be a male. So again there are 50% chances, and again we can see over here that here the male is heterogametic, that is it is containing XO, which are both different from one another. X represents the female characteristics and O represents the male characteristics, means those gametes which are not going to contain any of the sex chromosomes, they are going to produce the male characters, and females here, they are heterogametic, they are homogametic. So in both XO type and XO and XX type and XY type and XX type, the males are heterogametic and females are homogametic. Now there is another instance where the females,
they are heterogametic and the males they are homogametic. That is in case of some birds. For example, a fowl. That is the, for example, some birds. Here the bird females, here in the birds, the females they are having ZW type and the males they are having ZZ types. These are the sex chromosomes which are represented by Z and W and ZZ. Those containing ZW types they are considered to be the females, and those that are containing the ZZ type they are said to be the males. That means here the females they are heterogametic and the males they are homogametic. Again, when gamete formation will take place, along with the autosomes, Z is going to enter into the gamete, and along with the autosomes W is going to enter into the gametes, and here both the cases will be same in males. That is, along with the autosomes, both the Z is going to enter into the gamete, and along with the autosomes Z is going to enter into the gametes. At the time of random mating, it will be ZZ type which is going to be a male, again ZZ type which is going to be a male. This is going to produce a female since it is going to produce ZW type, and again this is going to produce a female, that is ZW type. So here we can see that in birds the females they are heterogametic for a trait, and males they are homogametic for the sex determination. So here we end up with two topics, that is linkage and crossing over, as well as sex determination in various living organisms. In our next videos we are going to talk about various aspects like mutation and genetic disorders. Thank you.